नमस्कार मित्रों, मैं हूं निर्मल कुमार आनंद। शिक्षा की उत्पत्ति के भाग 2 में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई। हमने बताया कि भारत में संस्कृत शब्द से और यूरोप में लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई। संस्कृत भाषा के फिच धातु में अ प्रत्यय लगाने से इसकी उत्पत्ति मानी गई, जिसका अर्थ सीखना था। संस्कृत के विद धातु में विद धातु से इसकी उत्पत्ति मानी गई, जिसका अर्थ जानना था। और तीसरा संस्कृत का साफ शब्द था, जिसका अर्थ अनुशासन था। वही शिक्षा का अंग्रेजी रूपांतरण एजुकेशन, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से मानी गई। कुछ विद्वानों ने कहा कि लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब अर्थ होता है शिक्षण कार्य करना। कुछ लोगों ने कहा कि एडुसियर से है इसकी उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना या बढ़ाना। और कुछ लोगों ने कहा कि एडुकेयर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पालन पोषण करना। लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जो था वो एजुकेशन, लैटिन भाषा एजुकेटम शब्द से उत्पन्न माना गया, जो दो शब्दों से मिलकर बना था, ई और ड्यूको। ई का मतलब था अंदर और ड्यूको का मतलब था बाहर निकालना। इस प्रकार से व्यक्ति या मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना शिक्षा का है। हमने कहा था पिछले वीडियो में कि अगली वीडियो में आपको बताऊंगा शिक्षा की परिभाषा, या किसने कहा था कि शिक्षा बैंकिंग ऑफ मॉडल है। तो इन तमाम परिभाषाओं के साथ आपको मैं जोड़ रहा हूं, जिसमें पहली परिभाषा है लोके की। लोके ने कहा कि पौधे कृषि से विकसित होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य शिक्षा पे, अर्थात पौधों की निराई गुड़ाई करने से पौधों की वृद्धि होती है। उसी प्रकार अगर शिक्षा मनुष्य ग्रहण करता है, शिक्षा अपने अंदर आत्मसात करता है, तो उसके गुणों का भी विकास होता है। दूसरी परिभाषा आपकी जॉन डीवी की है। इन्होंने कहा कि शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं, वरन जीवन यापन की प्रक्रिया है। अर्थात शिक्षा ग्रहण करके हम अपने जीविकोपार्जन को चला सकते हैं, अपने को समाज में जीने योग्य बना सकते हैं। तीसरी परिभाषा आपकी कामेनियफ की है। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य को पशु स्तर से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। मतलब शिक्षा विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। जिस व्यक्ति के अंदर शिक्षा नहीं है वो पशु के समान है। और कामेनियस महोदय ने कहा कि यह शिक्षा क्या करती है, मनुष्य को पशुता के स्तर से ऊंचा उठाती है, मतलब उसके अंदर सामाजिकता का समावेश करती है। अगली परिभाषा प्लेटो की है। प्लेटो ने कहा कि शिक्षा मनोबल को बदलने की प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा के द्वारा हम अपने मनोबल को बदल करके मनोबल को बढ़ा सकते हैं और अपने कार्यों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और अरस्तु ने कहा शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में मात्र इतना अंतर है जितना जीवित और मृत में। मतलब शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में मात्र इतना अंतर है जितना जीवित और मृत में। इनके अनुसार शिक्षित व्यक्ति जीवित और अशिक्षित व्यक्ति मृत के समान है। अगला है जॉन डीवी की परिभाषा। जॉन डीवी ने कहा कि जिस प्रकार शरीर के विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। सही भी है, बिना शिक्षा का हमारा सामाजिक विकास नहीं हो सकता है, हम समाज में रहने योग्य नहीं हो सकते हैं। अर्थात शिक्षा हमारा सामाजिकरण करती है। अगला परिभाषा फ्रेडफन का है। इन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। अर्थात जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा प्राप्त करके किसी कार्य को करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि शिक्षा ग्रहण करके हम अध्यापक बन गए, तो अध्यापक बनने के बाद अगर उससे मूल्य प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति का कल्याण है। और अगर बच्चों को शिक्षा दी जाती है या इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं तो समाज का कल्याण है। तो इस प्रकार आधुनिक शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण करती है। लाजे ने कहा जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। मतलब शिक्षा जीवन में इतनी इन्वॉल्व है, इतनी जुड़ी हुई है कि शिक्षा को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर शिक्षा को जीवन से अलग कर दिया गया तो व्यक्ति पशु के समान हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी की परिभाषा। महात्मा गांधी ने कहा शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास पे है। सर्वांगीण विकास मतलब उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि विकास हो जाए। अगर बालक का शारीरिक, चारित्रिक, नैतिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विकास होता है
तो समझिए कि उसका संपूर्ण विकास हो गया। अगला है चार्वाक की परिभाषा। चार्वाक महोदय कहते हैं कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए योग्य बनाती है। इनका कथन था कि अगर अपने जीवन को सुख देना हो, अगर जीवन को सुखपूर्वक जीना हो तो भले उधार का घी लेकर पीना पड़े, लेकिन पीजिए। मतलब ये सुखवादी हैं, भोगवादी हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य को क्या करती है, एकदम आराम तलब करती है, तमाम सुख सुविधाओं से संपन्न करती है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन को सरल तरीके से, संपन्न तरीके से जी सके। उपनिषद कहता है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति है। शिक्षा हमको मोक्ष का रास्ता दिखाती है। शंकराचार्य ने कहा सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। अरस्तु ने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, अर्थात जब हमारा शरीर सही रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी सही रहेगा। इसी कड़ी में अगली परिभाषा आपकी जॉन लॉक की है। जॉन लॉक महोदय कहते हैं कि शिक्षा तर्क को कैसे कार्य में लाया जाए यह सिखलाती है, अर्थात शिक्षा वह कार्य करती है जिसके द्वारा हम किसी तर्क को वास्तविक रूप में प्रकट करते हैं या तर्क का उपयोग कर पाते हैं। तो आपने देखा कि ये तमाम परिभाषाएं किसी न किसी कंपटीशन में आ चुकी हैं, चाहे टेट, सीटेट या सुपर टेट में। आपने इसको कई बार देखा होगा, इसमें से कई परिभाषाएं अक्सर पूछी जा चुकी हैं। इसके बाद शिक्षा के बारे में कुछ वक्तव्य भी हैं। कुछ लोगों ने शिक्षा के बारे में कुछ चीज़ें कही, कुछ पुस्तकों की रचना की, अक्सर इनका भी उल्लेख किया जाता है। जैसे शिक्षा को बैंकिंग ऑफ मॉडल कहा गया, शिक्षा को बैंकिंग ऑफ मॉडल कहा गया, और शिक्षा को बैंकिंग ऑफ मॉडल कहने वाले थे कैरे महोदय। कैरे महोदय ने शिक्षा को बैंकिंग ऑफ मॉडल कहा। दूसरा है पेडागाजी ऑफ ओपरमेंट के लेखक, पेडागाजी ऑफ ओपरमेंट के लेखक भी कैरे महोदय हैं। ब्लैक वेल पब्लिकेशन, किताब का नाम है ब्लैक वेल पब्लिकेशन, और इसके भी लेखक रानाल्ड कैरेन हैं, रानाल्ड कैरेन, जिन्होंने लिखा ब्लैक वेल पब्लिकेशन। शिक्षा समाजशास्त्र के जनक इमाइल दुर्खिम को माना जाता है, शिक्षा समाजशास्त्र के जनक इमाइल दुर्खिम को माना जाता है। और दुर्खिम महोदय कहते हैं कि शिक्षा नई पीढ़ी के लोगों का समाजीकरण है। दुर्खिम महोदय कहते हैं कि शिक्षा नई पीढ़ी के लोगों का समाजीकरण है। इस प्रकार से शिक्षा के बारे में अलग अलग तर्क और व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। शिक्षा को दो ध्रुवी प्रक्रिया माना गया, और इसको मानने वाले थे जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने शिक्षा को दो ध्रुवी प्रक्रिया मानी। कहा अध्यापक और बालक इसके दो अंग हैं, दो इसके ध्रुव हैं। और इस बात का समर्थन किया था रास महोदय ने। रास महोदय ने भी कहा कि शिक्षा दो ध्रुवी प्रक्रिया होती है जिसमें बालक और अध्यापक दोनों महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इनके तर्क को खंडित करते हुए जॉन डेवी ने कहा कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। अगर इसमें से एक भी ध्रुव को हटा दिया जाए तो शिक्षा के चरण पूरे नहीं होते हैं। त्रिध्रुवी प्रक्रिया में अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मान लीजिए अध्यापक अर्थात हम और पाठ्यक्रम आपका सिलेबस, अगर दोनों हों और आप न हो तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? मान लीजिए आप हो और पाठ्यक्रम हो, अध्यापक ही ना हो तो आप किससे पढ़ेंगे? और तीसरा, आप और हम दोनों हों लेकिन पाठ्यक्रम ही ना हो तो क्या पढ़ेंगे? तो इस प्रकार से त्रिध्रुवी प्रक्रिया में अध्यापक, पाठ्यक्रम और बालक तीनों का होना अति महत्वपूर्ण है। तो द्विध्रुवी प्रक्रिया जॉन एडम्स और रास महोदय के द्वारा कही गई है, जबकि त्रिध्रुवी प्रक्रिया आपकी जॉन डेवी की कही गई है। इस प्रकार पे आपने देखा भाग 2 में परिभाषाओं को, शिक्षा के बारे में वक्तव्य को। हम अगली वीडियो में, जो इसका अंतिम वीडियो होगा, इसमें शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का प्रकार, वास्तविक अर्थ और आधुनिक अर्थ तीनों को स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।
तीसरे वीडियो में मैं आपको शिक्षा से संबंधित अन्य चीजों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, जिसमें शिक्षा का प्रकार, शिक्षा के अभिकरण और शिक्षा का आधुनिक अर्थ और वास्तविक अर्थ सम्मिलित होगा। धन्यवाद।